हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक आप जो है 58 तक पढ़ चुके हैं। आज अपना सेक्शन रहेगा 59 एंड 60। ठीक है, 59 एंड 60 पढ़ने से पहले दोस्तों जब हम देखेंगे तो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पार्ट सेकंड का जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसका नया चैप्टर है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4। इसमें क्या है? इसमें है ओरल एविडेंसेस। ठीक है दोस्तों, इसमें ओरल एविडेंसेस के बारे में बताया गया है। मींस इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि कोई भी फैक्ट ओरल एविडेंस से कैसे प्रूव होता है। मतलब हाउ ए फैक्ट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंसेस। ठीक है, इसमें हम यही जानेंगे पूरे जो है 59 एंड 60 में सिर्फ इतनी सी बात जानेंगे, हाउ ए फैक्ट में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंसेस। ठीक है दोस्तों, इतना जानने के बाद इसमें पहली बात ये जानने वाली आ जाती है कि ओरल एविडेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ओरल एविडेंस जानने के लिए जब हमने सेक्शन 3 पढ़ाया था आपको, सेक्शन 3 में जो है एविडेंस की डेफिनेशन बताई थी। देखिए दोस्तों, ठीक है, और उस जो एविडेंस की डेफिनेशन जो बताई थी उसमें दो बातें बताई थी। देखिए उसमें क्या था कि टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, जिसको कोर्ट रिक्वायर करता है या परमिट करता है अपने सामने देने के लिए। ठीक है, टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस जिसको कोर्ट रिक्वायर करता है अपने सामने देने के लिए या परमिट करता है, उसको जो है ओरल एविडेंस बोला गया था। यहाँ पर सिर्फ अपना ओरल एविडेंस वाला पार्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा था डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वाला। तो जिन टेस्टिमनीज को, विटनेस की टेस्टिमनीज को जो है कोई कोर्ट अपने सामने देने के लिए जो है परमिट करता है, ठीक है, या रिक्वायर करता है, उसको जो है ओरल एविडेंस बोला गया था। अगर मोटे तौर पे देखा जाए, सिर्फ एक वर्ड में अगर याद रखना जाए कि ओरल एविडेंसेस क्या होता है। मान लीजिए कोई विटनेसेस है, कोई विटनेस है, विटनेसेस नहीं, कोई विटनेस है और वो कोई बात अपनी वर्बली बोलता है, ठीक है, या ओरली कुछ बोलता है, कोर्ट में बोलता है, ठीक है, तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसका ओरल एविडेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है टेस्टिमनी का मतलब ही होता है ओरल एविडेंस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप जान चुके कि ओरल एविडेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, देखिए दोस्तों, मैं एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। पहले पूरे जो है सेक्शन 59 और 60 के बारे में, बाद में उनके सेक्शंस को बताऊंगा। सेक्शन बहुत छोटे से हैं जो मतलब 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इतना जानने के बाद अगली बात आती है जो हमको जाननी है, जो 60 से रिलेटेड है। सेक्शन बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन उससे पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए सेक्शन 60 से रिलेटेड क्या है। सेक्शन 60 में ये वाली बात बोली गई है कि जो बेस किस पे है, इसका बेस है ये कि हमेशा इस कोर्ट में जब भी कोई एविडेंस जाए तो वो बेस्ट एविडेंस जाना चाहिए। एविडेंस जाना चाहिए मतलब बेस्ट एविडेंस जाना चाहिए। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कि कोर्ट में अगर कभी भी कोई एविडेंस देना है तो हमेशा बेस्ट एविडेंस दिया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस मीन्स डायरेक्ट एविडेंस। यहाँ पे अब ये बात आ जाती है डायरेक्ट एविडेंस क्या है, ये सारी बातें आ जाती हैं जानने के लिए कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई इवेंट हुई है, उस इवेंट को जिसने सुना है, हियर किया है, ठीक है, उसको देखा है, सी किया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी इवेंट है
जिसमें मान लीजिए कुछ स्मेल वगैरह आती है, या मान लीजिए इसको सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है, सेंसेस से परसीव किया है, ठीक है। कोई ऐसी इवेंट हुई है, मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी आवाज़ आएगी, ठीक है। उसके जो आग उसमें ब्लास्ट होगा तो उसमें कुछ आग वगैरह होगी तो देखा भी होगा उसने, मान लीजिए कुछ बदबू वगैरह भी आती है उससे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इवेंट अगर हुई है, उसको जिस आदमी ने हियर किया है या देखा है या अपने सेंसेस से जो है परसीव किया है, वो जो विटनेस होगा वो क्या होगा, उसका बेस्ट एविडेंस होगा, ठीक है, या डायरेक्ट एविडेंस होगा। तो कोर्ट में वो जिस आदमी ने ये सारी चीज़ें, जिसने उस इवेंट को हियर किया, सी किया, या अपने सेंसेस मतलब 500 सेंसेस से जो है उसको परसीव किया है, वो आदमी जो है एविडेंसेस दे सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का यहाँ पे एक मतलब ये भी निकल के आया कि जिस आदमी ने उसको हियर नहीं किया है, ठीक है, या जिसको नहीं देखा है, या जिसने अपने सेंसेस से परसीव नहीं किया है, वो आदमी जो है उस चीज़ के एविडेंसेस नहीं दे सकता। इसी को जो है लीगल भाषा में हियर से एविडेंस कहा जाता है, हियर से एविडेंस, ठीक है। ये कौन हियर से एविडेंसेस क्या है कि मान लीजिए कि जिस आदमी ने जिसको नहीं देखा है, मान लीजिए ए ने देखा था इस इवेंट को, पूरी इवेंट को ए ने देखा था, ठीक है दोस्तों। तो ए मान लीजिए बी को ये सारी बातें बताता है कि ऐसा हुआ, वहाँ पर कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ था जिसमें जो है आवाज़ आई, या जो है कुछ आग जली, या फिर उस जो है स्मेल आई। ये बातें ए ने देखी थी, लेकिन ए क्या करता है, बी को बता देता है, ठीक है। तो अब बी जो है इस चीज़ के एविडेंसेस नहीं दे सकता है। अगर बी एविडेंस देगा तो इसको ही कहा जाएगा हियर से एविडेंस। मीन्स जो बी की जो है नॉलेज है, या जो है इस इवेंट के बारे में नॉलेज है, वो ए की नॉलेज पे बेस है, मतलब बी की खुद की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसी को अगर जो लीगल भाषा में कहा जाता है हियर से एविडेंस, ठीक है। हियर से एविडेंस को अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए इससे पास ऑन हुई है, ए से बी पे पास ऑन हुई है, तो इसी को जो है सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन भी कुछ लोग कह देते हैं। सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है दोस्तों, इतना जानने के बाद कि हियर से एविडेंस जो है, एक बार और एक कोई जो है एग्जांपल से समझा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। मान लीजिए ए इवेंट हुई थी, इसी में समझाता हूँ। ये कोई इवेंट हुई दोबारा से, उसको ए ने हियर किया, सी किया, सेंसेस से परसीव किया, ठीक है। और वो अगर उस बात के एविडेंस देता है ए खुद, तो वो उसके डायरेक्ट एविडेंसेस होंगे। अगर ये उस बात के एविडेंस न देखे, मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन बी को बता देता है, और बी अगर उस चीज़ के एविडेंसेस देता है, तो वो उसकी जो है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहेगा। इसी को अगर मान लीजिए बी जो है उस इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में देता है, तो उसी को हियर से एविडेंस बोला जाता है। जनरल रूल ये है, कोर्ट में हियर से एविडेंस नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में अभी और आगे से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बात ये आ गई कि जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, उसी को हियर से एविडेंस कहा जा रहा है। और जो हियर से एविडेंस के जनरल रूल यही है कि एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते कोर्ट में, ठीक है। आगे इसके एक्सेप्शन भी बताएंगे, बहुत सारे आप पहले से जान चुके हैं, ठीक है। अब ये एक जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि हियर से एविडेंसेस को, ऊपर लिखता हूँ, यहाँ दिखाई ना दे, कि हियर से एविडेंसेस को जो है कोर्ट में एडमिट क्यों नहीं किया जाता। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि लॉ में रीजन बहुत ज़रूरी होता है। रीजन फॉर डिसीजन, रेशियो डिसेंडाई। अगर आपने किसी एक्ट के लिए अपना रीजन नहीं दे रहे तो बात को अधूरी समझा जाएगा। तो देखो पहला रीजन निकल के आता है कोर्ट, ठीक है। इस वाले केस में जो मैंने एग्जांपल दिया है,
इसमें जो है मान लीजिए ए एविडेंस न दे के बी एविडेंस देता है, ठीक है, तो उसको ओथ नहीं दिलाई जा सकती। ओथ क्यों नहीं दिलाई जा सकती? ओथ में क्या होता है? ओथ यही तो दिलाई जाती है कि कोर्ट में मैं जो कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। वो एक उस पर कसम खा के बोला जाता है, जो है जो किताबें वगैरह होती हैं, जो रिलीजियस बुक्स वगैरह होती हैं उन पर, ठीक है दोस्तों। तो उसको ओथ नहीं दिला सकते। क्यों नहीं दिला सकते? क्योंकि बी पे अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ये थोड़े ना कह सकता है मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ए से ली हुई है, मुझे खुद अपना कुछ नहीं मालूम। मतलब इस तरीके से उसको ओथ नहीं दिलाई जा सकती। पहला रीजन तो यही हुआ, ठीक है, पहला रीजन है कि उसको ओथ नहीं दिला सकते, ठीक है। दूसरा रीजन क्या आता है? देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये बात, जो है मैं आपको बता चुका हूँ, डिमीनर, ठीक है, स्पेलिंग सही है, DEMEANOUR, ठीक है, डिमीनर। देखिए जब आपने CRPC पढ़ी होगी तो 280 सेक्शन भी पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जब कोई विटनेस कोर्ट में जाता है तो जिस समय वो एविडेंसेस दे रहा होता है तो क्या होता है, कोर्ट उसका डिमीनर भी जो है एनालाइज करता है कि जिस समय उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डर रहा है, सहम रहा है, किस तरीके से, मतलब उसकी जो विटनेस है उसकी साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है उस समय, या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है, या वो जो क्वेश्चन जब उससे पूछा जा रहा है तो वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी जो है एविडेंस को की वैल्यू को डिसाइड करने में रेलिवेंट होती हैं। तो उसका डिमिनर भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। किसका डिमिनर नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता? बी का, क्योंकि बी ने उस भयानक जो घटना हुई है, इवेंट हुई है, उस चीज़ को फील ही नहीं किया है। फील तो ए ने किया था भाई, बी ने थोड़ा ना फील किया है। बी ने तो जो है उसको ए ने बताया है, तो उस तरीके का इम्प्रेशन उसके दिमाग में नहीं होता उस इवेंट के बारे में, तो उसका डिमिनर भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। अगला आ जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रॉस एग्जामिनेशन। आप जानते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन किसका होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा विटनेस का होता है। लेकिन जो है हियर से एविडेंस के केस में, मान लीजिए कोई बी है, इस वाले केस में बी कोई विटनेस थोड़े ना है, बी ने अपनी इंफॉर्मेशन ए से ली है, तो इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता तो इसकी क्या है, उसकी वेरिसिटी चेक नहीं हो सकती कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर मान लीजिए कोर्ट रूम में वो खड़ा हुआ है, उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो तो कहता है मुझे तो ये ने ऐसा ही बताया था, मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे तो ये ने ऐसा ही बताया था, ठीक है, इस तरीके से बोल देगा, तो उसकी वेरिसिटी भी नहीं चेक हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला एक और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है। मान लीजिए इम्परफेक्ट हियरिंग वगैरह, इम्परफेक्ट हियरिंग मतलब ए ने इसको बी को कुछ बताया था, लेकिन बी ने सुना कुछ, समझा कुछ, और उसका अपना इंटरप्रिटेशन कुछ और किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसमें क्या है, जो चीज़ें जो है डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से भी जो है हियर से एविडेंस को जो है एविडेंस नहीं समझा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन उसके एक्सेप्शन मैं बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या आती है जो आपको याद रखनी है, देखिए परजूरी। परजूरी किसको कहते हैं? परजूरी कहते हैं जो गिविंग फॉल्स एविडेंसेस, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन 191 है उसमें क्या है, फॉल्स एविडेंसेस देने के लिए उसको सजा होती है। तो इस वाले केस में जो है बी को सजा भी नहीं हो सकती फॉल्स एविडेंसेस देने के केस में, क्योंकि बी तो साफ कह देगा साहब मुझे नहीं मालूम, कि मुझे तो ये यही बताया था, या मुझे जो है ये ने जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वो आपको बताया। तो उसको जो है जो फॉल्स एविडेंसेस देने के लिए सजा भी नहीं हो सकती। तो ये सारे बेसिस पे जो है क्या होता है कि जो हियर से एविडेंस है उसको कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला जो बताने वाली बात रह जाती है वो रह जाती है कि हियर से एविडेंस के एक्सेप्शन क्या है।
हियरसे एविडेंस के एक्सेप्शन देखिए, जब मैंने आपको जो सेक्शंस पढ़ाए हैं साथ के साथ बताता गया हूँ, फिर भी आपको एक बार फिर बताया देता हूँ। जैसे जब हमने सेक्शन 6 पढ़ा था रेस्ट टेस्ट के बारे में, ठीक है, रेस्ट टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो रेस्ट टेस्ट को भी हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन बोला जाता है। मतलब जनरल रूल ये है कि हियरसे एविडेंस के जो है हियरसे एविडेंस के एविडेंसेस कोर्ट में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन रेस्ट टेस्ट में ऐसा होता है, मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए एडमिशन एंड कंप्लीशन को देखा था आपने, ठीक है। एडमिशन कंप्लीशन में देखा था कहाँ तक पहुँच जाता है ये एडमिशन कंप्लीशन, मान लीजिए 31 तक पहुँच जाता है। फिर जो आपने जो 34 से लेके 34 से लेके 39 तक, 38 तक है 39 तक है 39 तक, ठीक है, जिसमें कि 32, 33, 34 वगैरह आ रहे हैं। 32 आपको जानते ही हैं, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह, ये जो स्टेटमेंट ऑफ जो पर्सन मर जाता है कैन नॉट बी फाउंड, उसका जो स्टेटमेंट होता है। 33 भी जानते हैं कि सेम प्रोसीडिंग में अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसके भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। ये भी जो है क्या है, हियरसे एविडेंस का जो है एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो सेक्शन 60 पढ़ेंगे उसमें भी हैं दो एक्सेप्शन, जो मैं तुरंत आपको बताऊंगा, जो सेक्शन 60 बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, सेक्शन 60 में प्रोवाइडेड करके बताया है और एक और बताया है, जो अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सेक्शन 60 में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर कि हियरसे एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाता। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, लाइट आ गई थी तब, अब तक जो है लाइट नहीं थी, तो थोड़ा सा आपको भी जो है पता लग रहा होगा। देखिए अब देखते हैं लिटरली अपने सेक्शंस क्या कहते हैं, सेक्शंस के बारे में देखते हैं कि सेक्शंस की क्या लैंग्वेज है। देखिए सेक्शन को देखने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि कोई भी जो है चीज़, कोई भी फैक्ट दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है, या दो मेथड हैं उसके, या मैनर हैं उसको प्रूव करने के। देखिए या तो ओरल एविडेंस से प्रूव किया जाएगा या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई फैक्ट कैसे प्रूव किया जाएगा, या तो उसको प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिए जाएंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, ये बात आप हमेशा ही मान के चलिएगा। ठीक है, तो बात देखिए सेक्शन 59 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 59 को पढ़ेंगे, एक लाइन का सेक्शन है लेकिन उसमें है कितने 59, सेक्शन 59। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जब पढ़ेंगे तो इसमें बोलता है ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव बाय ओरल एविडेंसेस। ठीक है, एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और फैक्ट में बी प्रूव बाई ओरल एविडेंसेस। मतलब अगर हमको प्रूव करना है, किसी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना है कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, तो हमको ये कैसे प्रूफ होगा, ये बात सिर्फ डॉक्यूमेंट से प्रूफ होगी। ये आगे हम जो सेक्शन जो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस पढ़ेंगे उसमें जान जाएंगे। तो आपको समझ में आया कि जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़ के कोई भी चीज़ जो है ओरल एविडेंस से भी प्रूफ की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रूफ करने के दो तरीके बताए थे, किसी फैक्ट को प्रूफ करने के भी आपको कैसे, ओरल एविडेंस से या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ठीक है, अब ये आप जान गए 59। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेक्शन 60 की तरफ। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 60 बहुत ही छोटी सी बात करता है। सेक्शन 60 में देखिए, जब सेक्शन 60 की तरफ जाएंगे तो उसमें उसकी हेडिंग है ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 60 ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। अभी मैंने आपको बता दिया ये इसके बारे में, इसी वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किसी भी केस में जो है हमेशा जो डायरेक्ट एविडेंसेस हैं या जो बेस्ट एविडेंस है वो दिए जाना चाहिए। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो है कई जगह पूछा गया है कि
कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस जो है बेस्ट एविडेंस रूल की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है सेक्शन 60, 64 एंड 90, 60, 64 एंड 90, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के ये बेस्ट एविडेंस रूल पे ही बेस हैं और कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, ऑप्शन में कोई एक अदर से ऑप्शन डाल देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ऊपर के दोनों, इस तरीके से पूछ लेंगे, आप समझ रहे हैं कि 2 हैं 3 हैं, तीनों हैं, तीनों में से कोई नहीं है या नन ऑफ द अबव, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे। तो पहली बात ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगली बात आती है कि मान लीजिए कोई आदमी अगर किसी फैक्ट के एविडेंसेस देना चाह रहा है कि जिसको जो है हियर किया जा सकता है, सॉरी देखा जा सकता है, पहला है देखा जा सकता है सीन, तो ये वो आदमी होना चाहिए एविडेंस देने वाला कि जिसने उस जो है चीज़ को सीन किया है या उसको देखा है, अपनी खुद की आंखों से देखा है, ठीक है, पहला। दूसरा है, देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ के एविडेंसेस दिए जा रहे हैं कोर्ट में कि जिसको हियर किया जा सकता है, मतलब अपने सेंसेस से, 5 सेंसेस में से, ठीक है, कानों से हियर किया जाता है, तो जो हियर करने जो एविडेंस देगा, जो एविडेंस देने वाला व्यक्ति होगा वो होगा जिसने खुद हियर किया है, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जिससे कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है, जो मैंने अभी बताया जिसको कि हियर से एविडेंस कहते हैं। मतलब ये कौन व्यक्ति होना चाहिए, जिसने उसको हियर किया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन का जो है सब क्लॉज है, वो ये कहता है परसीव, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन किसी ने अपने 5 सेंसेस से अगर कोई इंफॉर्मेशन परसीव की है, तो उसका जो एविडेंस देगा वो वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने कि उस इंफॉर्मेशन को या उस फैक्ट को अपने 5 सेंसेस से परसीव किया है, कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात ये है इसमें। चौथी बात ये है, देखिए कि मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, कोई एक्सपर्ट के बारे में, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है किसी चीज़ की, किसी जो है चीज़ के बारे में जो है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, ठीक है। तो ओपिनियन जब वो दे रहा है तो वो ओपिनियन देने से पहले एक्सपर्ट है तो कुछ न कुछ जो है वो करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या होगा कि जो वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो मतलब जो ग्राउंड्स ऑफ जो है उसकी ओपिनियन होंगे वो एक्सपर्ट के द्वारा जो उसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसी पे तो बेस होगी उसकी, जो है जो एक्सपेरिमेंट करेगा उसी पे तो उसकी जो वो ओपिनियन बेस होगी, तो वो भी रेलिवेंट होगा। तो लेकिन ये वो व्यक्ति होना चाहिए जो ओपिनियन दे रहा है कि जिसने वो सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं या उसने जो ये सारी बातें खुद से ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। ओपिनियन तब देना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए ये सारी बातें ए एक्सपर्ट ने ऑब्जर्व करी हैं, ये बी को बताता है, बी जाके एविडेंसेस दे, ये नहीं होगा, ठीक है। जिस आदमी ने जो है उस जो है एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दे रहा है, जिस ओपिनियन देगा तो वो कुछ जो है एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके वो जो ग्राउंड्स आएंगे एक्सपेरिमेंट में वो उसके ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोनों चीज़ रेलिवेंट हो जाएंगी। सेक्शन 51 आपको बताया ही था कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी जो है रेलिवेंट होती है। तो जो जिसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ये वही व्यक्ति होना चाहिए, मतलब रियल में जो एक्सपर्ट है वही एविडेंसेस दे सकता है, उसको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बी को बताते बी जाके जो है कोर्ट में एविडेंसेस दे। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही हैं या ये होगी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इस चीज़ के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर 60 को और आगे बढ़ेंगे तो इसमें 2 एक्सेप्शन बताए गए हैं। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, मान लीजिए पहला एक्सेप्शन जो बताया गया है वो मतलब हियर से एविडेंस भी 60 में रेलिवेंट होता है। एक्सेप्शन का मतलब यही हो गया ना, ये तो डायरेक्ट एविडेंसेस हो गए, इसके अलावा जो भी हैं वो हियर से हो जाएंगे या सेकंड हैंड हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी या हियर से हो जाएगी या इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं मोटे तौर पर। तो देखो पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए कोई ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन किसी बुक या ट्रीटी वगैरह में लिखी गई है और उस चीज़ का कोई व्यक्ति जो है एविडेंसेस देना चाहता है। मान लो कोई जो है ऐसी चीज़ है जो
किसी बुक वगैरह में लिखी गई है, तो उस चीज़ के जो है ओपिनियन के जो एक्सपर्ट है, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन अगर मान लीजिए किसी बुक या ट्रीटी वगैरह में लिखी गई है, उस चीज़ के कोई व्यक्ति जो है एविडेंसेस देना चाहता है तो वो उस चीज़ के एविडेंसेस दे सकता है। शर्त तो वही है कि वो जो एक्सपर्ट है जिसने ये ट्रीटी लिखी है वो या बुक लिखी है वो मर गया हो, कैन नॉट बी फाउंड, और ये सारे ग्राउंड्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, बुक का मतलब ये नहीं है कोई भी बुक, बुक मतलब जो है जो साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह करके उस बेसिस पे बेस होनी चाहिए, मतलब उसकी जो बुक की ऑथेंटिसिटी भी कोर्ट चेक कर सकता है जिस समय वो जब किसी के ओपिनियन के बारे में जब एविडेंसेस लेगा। ये सारी चीज़ें आपको देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि मान लीजिए कि कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी जो है एविडेंस की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में है, ठीक है, तो कोर्ट ये कहेगा कि लाओ जो फैक्ट जो कोई चीज़ है उसको हमें दिखाओ। किसी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस या कंडीशन के बारे में है तो कोर्ट कह देगा उसकी एग्जिस्टेंस या कंडीशन क्या है, लाओ हमें दिखाओ। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट की कोई डॉक्यूमेंट है उसकी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में है तब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो आप अब सेक्शन 59 और 60 में ये चीज़ जान गए कि सेक्शन 59 और 60 में ये चीज़ जान गए कि कोई भी जो है फैक्ट ओरल एविडेंसेस से कैसे प्रूव होता है। देखिए दोस्तों, जब मैंने अभी आपको जो है इसी वीडियो में पहले जब ये बताया था हियर से एविडेंसेस के, जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो मैंने आपको 60 में 2 बताए थे। तो पहला वाला वही हो जाएगा जो एक्सपर्ट की ओपिनियन अगर किसी ट्रीटी में बेस है लिखी हुई है और अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ के एविडेंसेस देना चाहता है तो वो उस चीज़ के एविडेंसेस दे सकता है। लेकिन बात वही है कि अगर वो उस चीज़ के एविडेंसेस दे रहा है तो ये बता दे कि जो ट्रीटी लिखने वाला व्यक्ति या बुक लिखने वाला व्यक्ति मर गया है, कैन नॉट बी फाउंड, और ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो कोर्ट वाला था अभी जो बताया था कि अगर मान लीजिए किसी जो है चीज़ की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के बारे में, ठीक है, मटेरियल थिंग है, कोई मटेरियल थिंग है उसके एग्जिस्टेंस या कंडीशन के बारे में कोई एविडेंस देना है तो कोर्ट खुद कह देगा लाओ हमें ही दिखा दो यार, ये जो है इसकी एग्जिस्टेंस कंडीशन हम ही देख लेते हैं सामने फेस टू फेस, ठीक है। तो उस चीज़ की, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं है। तो ये दोनों भी 60 के जो प्रोवाइडेड वाले हैं ये भी एक्सेप्शन हो जाते हैं इसके हियर से एविडेंस के, मतलब 60 में भी 2 पॉइंट्स पर हियर से एक्सेप्शन है जिसमें कि हियर से एविडेंस के बारे में भी एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें जो है समझने में कुछ दुविधा हुई हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।